लेक्चर लेक्चर 1 2 3 4 इन सबकी वीडियो पढ़ चुकी है। लेक्चर 1 2 3 4 सबकी वीडियो पढ़ चुकी है। और अब आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 एम आर सर, LAK लक्ष्य लक्ष्य नीट 2027 भाई 4 देना है, कोशिश रहेगी एकदम तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। देखो लेक्चर 4 तक हम लोग को सिर्फ पीसी का पढ़ाया जाएगा, लेक्चर 4 तक हम लोग, ठीक है। और लेक्चर 4 तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज ऑन देखो कंडक्टर पढ़ा था, कंडक्टर, दूसरी चीज़ इंसुलेटर और इनकी प्रॉपर्टी और इनके यूज़, ये तो बड़े थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सर ने पिछले लेक्चर में लिखा था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की उनको जो उनकी वीडियो है यूट्यूब पे 9 मिनट की अप्रॉक्स है, तो वो देख कर कहना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को ऐसे करके डिब्बा बना देते हैं, ठीक है। डिब्बा हमारा होता है फुल एयर टाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिन से यहाँ से ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी रॉड या फिर कोई भी, और यहाँ पे ये जो रॉड पड़ेगी वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टिंग मतलब कि टच करा दिया, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हमारी फ्रिक्शन क्या होता था? 3 प्रकार की होती है, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, उसका तुम्हारा फ्रिक्शन क्या होता है? दोनों को जब हम लोग रब करते हैं तो तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक से दूसरे में, ठीक है। हीट के चलते हुए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मास भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कंडक्टर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, और तीसरा होता है वो कंडक्टर, हाँ, कंडक्शन, फ्रिक्शन, और हमारा तीसरा जो जाता है वो जाता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? एक यहाँ रखा होता है कोई भी चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के पास जब हम लोग लाएंगे, पास में लाएंगे तो चार्ज इस बाउंड्री पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे चार्ज होगा उसका जो अपोजिट चार्ज होगा इस बॉडी पे इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी को कनेक्टिंग बॉडी यहाँ पे लाते हैं उसको हटा देते हैं, तब इसके ऊपर फुल चार्ज रहेगा जो इसका अपोजिट रहेगा। मतलब यहाँ पे प्लस था, तो जब हम लोग कोई न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे लाएंगे, इसको टच कराएंगे तो पूरा चार्ज अपोजिट चार्ज यहाँ पे फ्लो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और जो ये तीसरी बॉडी रहेगी इस पे पूरा प्लस का चार्ज हो जाएगा। और ये जो बीच वाली बॉडी जिसको हमें निगेटिवली चार्ज करना था, तो ये इस पे पूरा चार्ज निगेटिव फैल जाएगा। ऐसे इंडक्शन होता था। तो अब देखो, अब यहाँ पे लोग कंडक्शन का यूज़ क्या है देखते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेटल का नॉब, ठीक है। ये मेटल का नॉब हो गया। और ये हो गई तुम्हारी दो गोल्ड लीफ, ये हो गई दो गोल्ड लीफ, ये दो गोल्ड लीफ हो गई, इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहा गया है, ठीक है। दो गोल्ड लीफ हो गई, ये तुम्हारा नॉब हो गया। उसके बाद ये तुम्हारा वैक्यूम हो गया, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। उसके बाद क्या होगा? अब जैसे कि ये क्या बताता है? ये हम लोग को सिर्फ बताता है कि बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, बस इस तरह बताता है। बस ये हम लोग ये नहीं बताएगा कि इस पे 5 कूलम चार्ज है या फिर कितना चार्ज है, बस ये बताएगा कि इस पे चार्ज है, कि बॉडी चार्ज है, बस इस तरह कुछ नहीं बताएगा ये, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता चलेंगे? ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब मान लेते हैं ये कोई चार्ज बॉडी, ये देखो एक रॉड है, इसको रब करके मैं लाया, ये पॉजिटिव इस पे है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा? पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग इसके पड़ोस में लाएंगे। मान लो हम इसको ले जाकर इसके पड़ोस में लिए गए, ठीक है। ये ले गए तो पता कैसे बताएगा ये? तो ऐसा होगा जो पूरी बॉडी के तो अभी इक्वल चार्ज है, पूरी बॉडी इक्वल चार्ज है। अब क्या होगा? अब जब इसके पास हम इसको लाएंगे तो ये जो पूरी बॉडी का चार्ज होगा इसका अपोजिट चार्ज इसको खींच लेगा, तो सब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिव। तो भाई जो पूरे पॉजिटिव बचा है तो ये रिपेल करेगा, इन दोनों को रिपेल करेगा, क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये ऐसे हैं, अलग अलग हैं, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग है तो दोनों रिपेल होंगे, तो दोनों ये इधर को चली जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, ठीक है। अगर इसको टच करा दोगे तो पूरी बॉडी का चार्ज इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और ये एकदम से ये बढ़कर के फिर अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है इसका एक्सपेरिमेंट। अच्छा ने एक क्वेश्चन बताया था, इसी का क्वेश्चन बताया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पड़ोस में ले आते हैं, तो एंगल बताना है, ठीक। ये इंक्रीज होगा इन दोनों के बीच का एंगल, इसको फाई ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इनके बीच का एंगल बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो सर ने क्वेश्चन बताया, जैसे हम इसको टच कराएंगे, तो एकदम से टच कराएंगे तो जितना चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पहले से देखो, ये ऐसे क्वेश्चन था, ये पहले से ऐसे थे, ठीक है। इन पे क्या था? अब देखो जब कोई बॉडी पास में लाए थे तो इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, पहले से नेगेटिव चार्ज था, तब इसलिए इनका एंगल कुछ बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कोई एंगल बना हुआ होगा, ठीक है। मतलब थोड़ी दूरी पे होंगे दोनों, इसके केस में नेगेटिव चार्ज है दोनों पे, ठीक है। तो अपोजिट रिपेल करेंगे, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव वाली लाके टच, हमने पॉजिटिव वाली लाके टच कर दिया, यहाँ पे तो कम था तो एकदम से फ्लो होकर जितना भी पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल तो बॉडी रिपेल या फिर कुछ शो करती नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि इंडक्शन तो है यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस है। तो ये आपस में मतलब देखो अभी पहले तो चार्ज था इन पे अपोजिट, ठीक है, सेम चार्ज था, इसलिए वो एंगल बना रहे थे। अब चार्ज नहीं बचा, बॉडी न्यूट्रल हो गई है, तो क्या होगा? इसका जो एंगल रहेगा ना फाई, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा था, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ के बीच में एंगल था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। और अब यहाँ पे इस बार सर ने क्या बताया? इस बार सर ने ये कर दिया कि यहाँ इसको टच नहीं कराया, इसके पास में पॉजिटिव बॉडी ले आया, तब एंगल क्या करेगा? तो भाई यहाँ से जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ सब नेगेटिव चार्ज है इस वाली बॉडी पे, ठीक है। तो क्या होगा? चार्ज होगा ना वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जितना थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, भले थोड़ा जितना भी हो, तो जो भी यहाँ पे चार्ज बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चार्ज बचा रहेगा अभी तो वो तो करेगा नहीं, वो न्यूट्रल बॉडी का जाएगा, तो इसलिए जो यहाँ पे इसका एंगल होगा, इसका एंगल भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा एक और एग्जांपल दिया था, उसके बाद हमने एग्जांपल नहीं दिया था। यहाँ पे ये देखो हम ऐसे लीफ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे था, सर ये हो गया हमारा नॉब, ठीक है। सॉरी, उसके बाद इसके बीच में कोई एंगल था, उसके बाद क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी लाके टच कर दिया, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब क्या होगा? पॉजिटिव यहाँ पे टच कर दिया तो यहाँ पे एकदम से पॉजिटिव बॉडी आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे और पॉजिटिव आ गए, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आ गए तो और ज़्यादा रिप्रेशर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बस यही था यहाँ पे। उसके बाद भाई जो पहला टॉपिक गोल्ड एक्सपेरिमेंट ने बताया था, दूसरा टॉपिक ने बताया था, दूसरा टॉपिक ने बताया था फोर्स, FORCE, फोर्स बताया था। फोर्स में क्या होता है? उसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये भी एक और किस चीज़ पर लगाना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन विच ऑब्जेक्ट शुड ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड, ठीक है, इज APPLIED, ऑन विच ऑब्जेक्ट अप्लाइड। ये देखो ये हो गया तुम्हारा फोर्स वाला। उसके बाद फोर्स क्या है? एक फोर्स है ग्रेविटेशन, एक फोर्स है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो पहली चीज़ तो ये सेंट्रल लाइन पे यूज करता है, पहली चीज़ सेंट्रल, देखो सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स मतलब कि ये देखो दो बॉडी जब अट्रैक्ट होती है तो अपने जो होता है हमारा सेंटर, सर्कल का सेंटर, बॉडी का सेंटर, वहाँ से ही यहीं पे mg एक्ट करता है ना, mg भी एक्ट करता है, ग्रेविटेशन भी यहीं से एक्ट करती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। और सुनो F ये F12 है और ये हो गया F21, ऐसे होता है
फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, यस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2। देखो F12 ये वेक्टर का साइन लगा है, इज नॉट इक्वल टू F21। अब क्यों कहोगे भाई ये इस साइड को लग रही है फोर्स, ये इस साइड को लग रही है, भैया डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अब वेक्टर ही चेंज हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए वेक्टर चेंज हो गई। इसलिए अब देखो इसलिए ये दोनों अनइक्वल होते हैं, लेकिन अगर बिना मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन में नहीं लेंगे, ठीक है। तो F12 इज डायरेक्टली इक्वल्स टू F21 ये हो जाएगा ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F ये वेक्टर लगाया हमने F12 इसके अंदर मोड लगा दिया। मोड जब होता है तो मोड क्या होता है, मोड ऐसे तो यही होता है मोड F12 डिवाइडेड बाई तुम्हारा कोई वेक्टर ए वेक्टर ये होता है तब तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको इज इक्वल्स टू F21, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मोड लगा दें, यहाँ पे हम मोड लगा दें तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्शन हटा दे तो सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि हाँ तो सेम रहेगा, मतलब इस पे भी एक्स फोर्स लगती है, इस पे भी एक्स फोर्स लगती है, ठीक है। दोनों पे फोर्स बराबर लगती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो अब क्या है, ये वाला होता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ऐसा, ये देखो। अब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं F किस चीज पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है तो M1 M2 हो गया तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और F किस चीज पे डिपेंड है भाई, रेडियस, इनकी जो रेडियस होता है उसके इनवर्सली डिपेंडेंट है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो R स्क्वायर होता है ऐसे होता है, ठीक है। दो चीजें हो गई तो इन दोनों चीजों को अब बेटा इन दोनों चीजों को लेकर के हमने कर दिया मिला, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाता है G, तो M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला आ जाता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आ जाता है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये देखो ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब जो रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है यहाँ ये G होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 9.8 जी की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, हम इसको इधर चले जाएंगे, दोनों नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स तो टोटल यूनिट्स चलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये केजी दोनों केजी है तो ये दोनों स्क्वायर है, दो है, ठीक है। केजी केजी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी न्यूटन होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है, ऐसे होता है। G इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2 इसकी केजी तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसकी न्यूटन होती है, इसकी रेडियस की लेंथ मतलब मीटर में होती है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर लो लिया, यही तो है ये देखो। हाँ समझ गए। अब देखो ये फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया तुम्हारा, ठीक है। सेंटर लाइन हो गया। लॉन्ग रेंज भैया, ये लॉन्ग रेंज होता है, ये अपनी पृथ्वी है और ये मून है भाई, कितनी दूरी है तो लॉन्ग रेंज है भाई, इसीलिए तो दूर रखे हैं, तभी फोर्स आपस में लगा रहे हैं, इसलिए तो सूरज जितनी दूर है तभी फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत स्मॉल बॉडी है इसलिए हम लोग नहीं लगता। अब देखो भाई मार से भाई मजा आ भाई एकदम समझाने में मजा आता है। अब देखो ये किसी मीडियम पे एप्लाई करने में, अब देखो हम लोग यहाँ है तो हम लोग के ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों चीजें तो स्पेस है बाहर है, ठीक है। तो इन पे भी लग रहा है, यहाँ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं। और कुछ पता करा गया था, सर ने बताया था कि दिस फोर्स इज मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, कुछ होता होगा, हमें भी नहीं पता, सर ने ज़्यादा बताया। ग्रेविटॉन जैसे कि ये लड़के वाले हैं, ये लड़की वाला है, बीच में होते हैं बिचौलिया वाले। तो क्या होता है अब ये दोनों लोग मिलेंगे कैसे, डायरेक्ट मिलेंगे नहीं, तो बिचौलिया मिलाएगा इनको, मतलब कि जो एक ये बॉडी है इन दोनों की जो ग्रेविटेशन फोर्स लगना होगा वो ग्रेविटॉन के द्वारा लगेगा, बस समझ जाइए, ठीक है। ये पूरा हो गया लॉन्ग रेंज कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब सर ने इसलिए इसको बताया था ग्रेविटेशन को, क्योंकि इनको समझाना था क्या कहते हैं उसको, इनको समझाना था कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव, हाँ एक और चीज, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव ओनली। और जो ये है ये, ठीक है, जो अपनी कूलम्ब्स लॉ वाली है, अब ये न्यूटन्स लॉ होते हैं, ठीक है। और ये जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है, दिस इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। देखो मैं इसको बता रहा हूँ तुमको, जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। और यही पेज मैं तुमको अपलोड कर दिया करूँगा, अगर तुमको जैसे मेरी वीडियो देखोगे उसके बाद जब ये पेज अपलोड करोगे, तुम एक बार रिवीजन करोगे, तुम जान जाओगे कि हाँ तुम्हारा रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। एक लेक्चर फटाफट एक पेज में मैं ये तुमको अपलोड कर दूंगा इस पे यूट्यूब पे, इसी का पेज, ठीक है। ओके अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, मतलब कि जो दो चार्जेस के बीच में लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है, अरे ये तो पढ़ लिया, ये पॉजिटिव क्या है भैया, रिपल्सिव ही तो है, यहाँ तो हर चीज अट्रैक्टिव है लेकिन यहाँ पे रिपल्सिव भी होता है भाई, ये रियल लाइफ है और ये भाई सपनों वाली लाइफ है, अट्रैक्ट, हाँ समझ लो। उसके बाद देखो मैंने बताया कूलम्ब्स लॉ ने बताया, जैसे ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंटर फोर्स है, मान लो ये चार्ज है, कोई ये चार्ज बॉडी है, तो ये सेंटर फोर्स पे भी, ये दोनों भी सेंटर से ही सेंटर फोर्स ही लगती है, सेंटर लाइन फोर्स, ठीक है। सेंटर लाइन से अट्रैक्ट होते हैं फिर रिपल होते हैं। उसके बाद क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज। अब देखो ये सिर्फ स्फेरिकल चार्ज के लिए होंगे या फिर बहुत छोटे से चार्ज के लिए होंगे, ठीक है, बहुत छोटे से चार्ज के लिए होंगे, ठीक है। वेरी पॉइंट चार्ज के लिए होंगे मतलब बहुत छोटा सा होगा, या फिर स्फेरिकल चार्ज के लिए होंगे, स्फेरिकल चार्ज के लिए, तो इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये होती है सेंट्रल फोर्स, ये भी होती है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स ये भी होती है। और ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये सिर्फ वैलिड रहता है, कूलम्ब्स लॉ इज दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज, ठीक है। और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है, मतलब कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रो ये भी कंजर्वेटिव और लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, कोई भी चार्ज दो रख दो, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज नहीं, ये भी लॉन्ग रेंज ही फोर्स होती है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकालेंगे, मान लेते हैं एक ये Q1 चार्ज है और ये तुम्हारा Q2 चार्ज है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे ये हो गई x डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीचों बीच से ली जा रही है रेडियस को जोड़ के, ठीक है। अब देखो अब एक इस साइड F21 फोर्स लग रही है और एक इस साइड को फोर्स लग रही है F12। अब अगर मैं पूछूं ये दोनों के बीच में चार्ज क्या है तो तुम बता सकते हो इन दोनों के बीच में चार्ज माइनस माइनस होगा या फिर प्लस प्लस होगा। क्यों, कैसे बता सकते हो, क्योंकि ये ही सिर्फ रिपल करते हैं, रिपल यही सिर्फ करते हैं। अगर प्लस माइनस हो गया फिर माइनस प्लस हो गया भैया तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यही रिपल करते हैं, मतलब इसमें से दोनों सेम चार्ज हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो मैंने बताया था भैया
जो फोर्स निकलेगी वो फार्मूले से निकलेगी। अब देखो क्यों, अब देखो मैंने ये क्यों बताया, फोर्स फार्मूले से और अट्रैक्शन रिपल्सन बुद्धि से, फोर्स फार्मूले से 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 अट्रैक्शन रिपल्सन बुद्धि से। कैसे पता चलेगा? अब देखो हमें बुद्धि से पता चल गया कि ये कर रहा है, पता चल गया, पता चल गया। अब देखो यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो उस पे ऐसा लिखा माइनस माइनस एक्स चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं, और दूसरा है माइनस वाई चार्ज। अब देखो ये जो माइनस और प्लस के साइन होते हैं वो नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ एक्स और वाई रखा जाएगा, एक्स और वाई रखा जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 उसके बाद बाई आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, Q1 Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो गया फोर्स का ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। अब देखो अब अगले पेज पे देखते हैं, अब अगले पेज पे देखते हैं, अब अगले पेज पे देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्स की देखो क्या मैंने लिखा था, देखो फोर्स की वैल्यू फार्मूले से और फोर्स की डायरेक्शन बुद्धि से, नहीं तो पिट जाओगे बेटा, नहीं तो पिट जाओगे बेटा, नहीं तो पिट जाओगे। अब यहाँ पे जो हम लोगों का कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था हम लोग का, तो उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू याद रख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भैया? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, क्या होता है? परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ ये एप्सिलॉन नॉट। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी, टॉपिक आ गया भैया, परमिटिविटी सिर्फ परमिटिविटी, ठीक है। अब देखो एक होता है सबसे पहले इन एयर, परमिटिविटी इन एयर होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इन एयर होता है, परमिटिविटी इन एयर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई के, बस इसको हम लोग यहाँ पे ले गए और ये वाला यहाँ पे ले आए, ये हो गया हमारा परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी इन एयर। अब देखो परमिटिविटी इन मीडियम, MEDIUM, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, तो परमिटिविटी इन मीडियम मतलब कि परमिटिविटी ये हो गया, और M लिख दो यहाँ पे, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 पाई के, ये भी ऐसे हो जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर फोर्स निकालनी है तो F इक्वल्स टू Q1/Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन M मीडियम, ठीक है, उसके बाद R स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, वही जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी इसको कैसे लिखते हैं घुमा के, और कैसे लिखेंगे ER, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, ये दो तरीके से लिखा जाता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती यूनिट? क्योंकि ये डिवीजन होता है मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम और एयर का, ठीक है, एयर का, ये इसीलिए ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, क्या हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को मीडियम का लिखना हो, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन सब के हिसाब से कैसे लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग लिख रहे हैं फार्मूला, अगर हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन M इनटू R स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग ये रख करके देख लेते हैं, ये रखेंगे क्या होगा, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, ठीक है, इनटू R। अब देखो अब जो ये वैल्यू है भाई, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू 1/ER, ठीक है, इसको मैंने लग कर लिया। अब ये क्या है पता है तुमको, ये यही तो है, ये सेम ही तो है, देख तो मेरा तुमको ना दिख रहा हो तो तुम अंधेरा हो, ठीक है, ये देखो ये तो सेम है, तो क्या हो गया F डिवाइडेड बाई ER, ये हो जाएगा भैया, एयर है ना, क्योंकि ये एयर का F एयर डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अगर फोर्स मीडियम में निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, खत्म। और सुनो इससे एक और फॉर्मूला आ गया, अगर दिमाग लगा, एक और फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे हम लोग परमिटिविटी देख रहे थे। अब देखो अगर हम लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो क्या आ जाएगा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक और एक्साइड ये क्या, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन एयर, ये देखो ये दोनों अपोजिट हैं दोनों। यहाँ पे फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम वो हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे क्या है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम इज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन एयर, बस यही हो गया हमारा, यही हो गया, बस इतना ही समझ पाया था। और थैंक यू। अगर जैसे तुमको रिवीजन करना तो मैं ये पेज डाल दूँगा तो शायद तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है।